गुड मॉर्निंग महिमा जी। गुड मॉर्निंग साधु। ये रही आपकी स्पेशल इलायची वाली चाय। थैंक यू। प्रकाश, ये महिमा जी आज ऑफिस नहीं आई, मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया। कल कुछ कहा था क्या उन्होंने तुमसे? नहीं मोहन जी, महिमा जी ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। सर, महिमा जी आज ऑफिस नहीं आई हैं, कुछ बताई भी नहीं थी छुट्टी लेने के बारे में। फोन करो महिमा को और उनसे पूछो कि मटेरियल कोटेशन की फाइल कहाँ है। सर, फोन किया था मैंने, लेकिन महिमा जी फोन नहीं उठा रही हैं। ट्राई करते रहो और मैसेज करो, वो फाइल हेड ऑफिस भेजनी है आज के आज। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। चाबी लाए हैं ना? चाबी? नहीं, मेरे पास तो चाबी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, मकान मालिक। चाबी? वो दोनों चाबी तो महिमा जी अपने साथ रखती थी। सेल्फ लॉकिंग दरवाजा है। हाँ जी, पर चाबी नहीं है मेरे पास। दरवाजा तोड़कर अंदर जाना होगा। कल भी महिमा जी ने कचरे का डब्बा बाहर नहीं रखा साहब, आज भी नहीं रखा। थोड़ा अजीब लगा साहब। मैंने फिर उस खिड़की से झाँका। ये महिमा बिस्ती अकेली रहती थी यहाँ? जी जी साहब, 2 साल से रह रही थी महिमा जी, PWD में कर्मचारी थी। या जोधपुर में या फिर आसपास के इलाकों में कोई इनका रिश्तेदार रहता है? ठीक से तो नहीं पता, पर महिमा जी की फैमिली आसपास ही कहीं रहती है। पर कहाँ? इतला तो करनी होगी ना। शायद उनके दफ्तर में किसी को कुछ पता हो। यहीं पास ही कुमारिया रोड पर है उनका दफ्तर। इस वक्त हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर ऐसा लगता है महिमा जी का गला घोटा गया था। क्या? हमने कल कितने फोन किए यहाँ से, वही मैं सोच रहा था। बिना बताए महिमा जी कभी छुट्टी लेती नहीं थी। मैडम जी, मुकेश बिस्ती महिमा का भाई है, उसमें नंबर और एड्रेस दोनों है। जी हाँ, मैं मुकेश बिस्ती बोल रहा हूँ। आप महिमा बिष्टी के बड़े भाई हैं मुकेश? हाँ जी। आप कौन? जोधपुर पुलिस। बापू, जोधपुर पुलिस का फोन था। किस लिए? वो महिमा नहीं रही। क्या? जी, ये मेरी बहन महिमा है। अभी पोस्टमार्टम करना बाकी है, उसके बाद आप लोग दाह संस्कार कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? किसने किया ये सब? अभी तहकीकात शुरू हुई है हेमचंद जी, हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। लॉकर में कैश और सोना ज्यों का लैपटॉप, स्मार्टफोन, पर्स ज्यों के त्यों। लगता है एक भी चीज़ नहीं चुराई गई, लेकिन हाँ, सब चीज़ों को खोलकर ज़रूर देखा गया। क्या चोरी हुआ है, आप कुछ बता सकते हैं? हमें क्या पता उसके पास क्या था और क्या नहीं। हम जोधपुर उतना आते नहीं थे और महिमा हमारे गांव उसिया नहीं आती थी। महिमा अकेली थी? मेरा मतलब शादी नहीं की थी उसने? 7 साल पहले शादी हुई थी साहब उसकी, पीयूष चौधरी से।
लेकिन 6 महीने के भीतर ही शादी टूट गई साहब। तब से वो अकेली ही रहती थी। महिमा का 2 साल पहले जोधपुर ट्रांसफर हुआ था। हाँ साहब, उसकी बदली होती रहती थी, पर हमें ये नहीं मालूम कब और किधर। महिमा से उतनी बात नहीं होती थी हमारी। मुकेश, महिमा तुम्हारी सगी बहन थी ना? आप लोगों को महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता? 7 साल पहले तक सब कुछ पता था, लेकिन जब से वो अपने पति से अलग हुए, समझो सबसे ही अलग हो गई। पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ बातें सामने आई। 30 नवंबर की रात लगभग 10 और 12 के बीच मौत हो चुकी थी। मौत गला घोटने की वजह से हुई है? जी हाँ, काफी मजबूत हाथों से गला घोटा गया था। जी नहीं, पर विक्टिम एक्टिव थी। ये बात आपको बताने का मतलब ये है कि पति से तलाक हो जाने के बाद क्या महिमा की जिंदगी में कोई और आदमी था? साहब, हमने आपको बताया ना, महिमा से उतनी बात नहीं होती थी हमारी। और ऐसा भी नहीं साहब कि हमारा उसके साथ कोई रिश्ता था ही नहीं। कभी कभार फोन पे बात हो जाती थी, और महिमा तो बहुत अच्छा कमाती भी थी साहब। कभी कभी हमारी मदद करने के लिए घर पे पैसे भी भेजती थी। आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी महिमा से? कुछ 6 महीने पहले मिले होंगे। महिमा कुछ 8 साल से थी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। यहाँ जोधपुर आने से पहले शायद बाड़मेर में थी। जी, वो थी तो सीनियर क्लर्क, लेकिन मैनेजर की काबिलियत रखती थी, एकदम अप टू डेट, खास करके न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर। आप तो जानते ही हैं सरकारी दफ्तर में बंदे कितना टाइम लेते हैं ये कंप्यूटर और ऑनलाइन के साथ एडजस्ट होने में। लेकिन महिमा बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो गई थी और बड़े दिल से सब कुछ सिखाती भी थी। कोई सॉफ्टवेयर हो, ऐप हो, महिमा जी से पूछो। किसी को नया गैजेट खरीदना हो तो महिमा जी से पूछो। पर क्या महिमा की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई झगड़ा हुआ था उसका कभी? नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से महिमा अकेली रहती थी, तो शायद कोई चोर डकैत। लगता तो नहीं कि घर से एक पैसा भी चुराया गया। 50,000 कैश, मोबाइल, पर्स, गहने, महिमा का लैपटॉप, सब वहीं का वहीं था। अजीब बात है तो। अच्छा, महिमा का कोई अफेयर था क्या? हमें तो बस इतना पता था कि कई सालों से वो सिंगल थी। जी, महिमा जी ने सामने से तो कभी कुछ बताया नहीं, सिर्फ इतना सुना था कि कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी टूट गई थी। वो तो 7 साल पहले की बात है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। क्या अभी उसका कोई अफेयर था? ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं था, कम से कम हमें तो नहीं पता। और सर, हमें नहीं पता मतलब नहीं होगा। और फिर बाहर क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था ये हम कैसे जानेंगे? महिमा की ड्यूटी यहाँ 8 घंटे की थी और दिन में तो 24 घंटे होते। नहीं मैडम, मैंने कभी इतनी बारीकी से तो देखा नहीं। चावल में कंकड़ ढूंढने की बात नहीं हो रही है शंकर, मोहल्ले में आने वाले आदमी की बात हो रही है। कभी कोई कार, ऑटो या बाइक से आया हो पिक करने या फिर ड्रॉप करने? नहीं मैडम, आप लक्ष्मण जी से पूछ लीजिए। वैसे भी मकान मालिकों की नज़र ज़्यादा तेज होती है। महिमा जी अकेली रहती थी साहब, किसी और को कभी देखा नहीं। साहब, हर घर का कचरा कुछ कहता है। मैं तो कचरा देखकर बता सकता हूँ साहब कि घर में कितने लोग रहते हैं। तू सिर्फ कचरा नहीं देखता रघु, औरों के घर की खिड़की के अंदर झांक कर भी देखता है। साहब, मुझे सच में चिंता हुई उनकी। चिंता तो मुझे तेरी हो रही है रघु, कि तू मुंह क्यों नहीं खोल रहा है। साहब, रघु सच सच बता दे, 30 नवंबर की रात को महिमा बिस्ती से मिलने कौन आया था? 30 नवंबर क्या, इस एकता कॉलोनी में कभी रात में आता ही नहीं हूँ। मेरी तो दिन की ड्यूटी होती है। नमस्कार परमार साहब। और घनश्याम, क्या हाल है? बढ़िया सर जी, आप कैसे हैं? कैसे याद किया? 2 साल पहले अग्रीमेंट बनाते वक्त आपकी महिमा जी से बात हुई थी किसी आदमी के रहने को लेकर? कभी नहीं, कहती थी सिंगल हैं और सिंगल ही रहती थी। आप टाइम टू टाइम नजर रखते आए हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकारी नौकरी कर रही थी महिमा जी, काफ़ी डिसेंट औरत थी, तो ये नज़र रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऊपर से किराया मांगने के लिए कभी घर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो आपके घर आती थी? किराया कैसे देती थी, कैश या बाय चेक? हर महीने की पहली तारीख को सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देती थी। मेरे घर कभी नहीं आई। लेकिन कोई उस घर में जरूर आया था जो कि अजनबी नहीं था, और उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि घर को लूटा गया हो, लेकिन लूटा कुछ नहीं गया। माजरा कुछ और ही है लक्ष्मण जी, कोई बॉयफ्रेंड प्रेमी वाला एंगल मजबूत लग रहा है। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर हाँ, वहाँ अंबिका जी रहती हैं पड़ोस में, हाउसवाइफ हैं। आपकी बात हुई उनसे? सर, महिमा के मोबाइल के कॉलेज को खंगाला। ज्यादातर लोगों से फोन करते नहीं थे और ना ही वो किसी को करती थी। वैसे भी कल तक कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सर, मुझे एक बात खटक रही है। महिमा की सैलरी थी सिर्फ 21,000। मकान मालिक लक्ष्मण को किराया देती थी 4,500। फिर भी उसने लॉकर में
50,000 कैश में रखे हुए थे। इमरजेंसी के लिए रखे होंगे शायद, बैकअप। जबकि सब लोगों का कहना है कि महिमा मोस्टली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती थी। अब सारी दुनिया ऑनलाइन थोड़ी ना होती है अभिषेक, और इतना कैश घर में रखना कोई गुनाह तो है नहीं। पर फिर भी अकेली सिंगल औरत, सैलरी सिर्फ 21,000 और उसके घर के लॉकर में कैश 50,000। तुम्हारा इशारा किस तरफ है अभिषेक? मतलब ये गलत पैसा था, रिश्वत विश्वत? सरकारी नौकरी थी सर। निधि, महिमा के लैपटॉप में कुछ मिला? मर्डर की तरफ इशारा करे ऐसा तो कुछ नहीं मिला सर। फिर भी मैं महिमा की पड़ोसी अंबिका से बात करती हूँ। वैसे मैंने देखा तो नहीं कभी किसी को महिमा के घर आते हुए। कभी कुछ सुना हो? I mean, महिमा ने आपसे कभी कुछ कहा हो? एक बार मैंने उससे पूछा था कि शादी क्यों नहीं की, तो ये कहकर बात काट दी कि शादी हुई थी कुछ साल पहले पर टिकी नहीं। उसके आगे तो आपने कुछ पूछा होगा ना, या फिर महिमा ने आपसे कुछ कहा हो? ना मैंने आगे कुछ पूछा और ना महिमा ने कुछ बताया। देखिए अंबिका जी, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। कभी ऐसी गपशप करते हुए कुछ बताया हो महिमा ने? किसी में कोई इंटरेस्ट, कॉलोनी का कोई आदमी या फिर ऑफिस का कोई कलीग? मैं दूसरी औरतों के साथ ज्यादा गपशप नहीं लड़ाती। हाँ, महिमा के साथ काफी बातें हो जाती थी, लेकिन मर्द औरत को लेकर के कोई बात नहीं की हमने। कोई मर्द तो था महिमा की जिंदगी में अंबिका जी, पोस्टमार्टम से पता चला है। सेक्सुअली एक्टिव थी। मैडम, मुझे तो इस बात की भनक भी नहीं लगी कभी। और फिर ये सब बातें पूछी थोड़ी ना जाती हैं, और सामने से कोई औरत अपनी पड़ोसन को ये सब क्यों बताएगी भला? लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी में जैसे भी हो, महिमा मेरे साथ अच्छी ही थी, नेक थी। सामने से उसने कई बार पूछा भी मुझसे कि पैसों वैसों की जरूरत हो तो बताना। पैसों की जरूरत? हाँ, मतलब लोन वगैरह चाहिए हो तो। अच्छा अंबिका, कभी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो या फिर कोई लोन वोन चाहिए तो मुझसे कहना, मैं इंतज़ाम कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ। ऐसे ही घर पे चाय के लिए बुलाया और फिर लोन ऑफर किया आपके बिना पूछे? वो 6 महीने पहले हमने अपने पूरे घर की मरम्मत कराई थी, जिसके लिए हमने लोन लिया था। बस मैं इस बात का जिक्र कर रही थी महिमा से, तब उसने मुझे बोला था कि अगर पैसों की जरूरत हो तो वो लोन दे सकती है। मतलब महिमा ने सामने से लोन ऑफर किया? सर, महिमा बिस्ती के कॉल रिकॉर्ड। साढ़े 4,000 किराया था महीने का, एग्रीमेंट में भी लिखा है। और 2 साल से एग्रीमेंट बदला नहीं और ना ही किराया बदला। जी, वो अकेली रहती थी इसलिए मैंने किराया बढ़ाया नहीं। आपने हमसे ये भी कहा कि महिमा हर महीने की पहली तारीख को अपना किराया बराबर से ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती। जी पक्का? हर महीने की पहली तारीख को? दरअसल वो 8 महीने पहले महिमा जी ने मुझे पूरे साल का किराया एक साथ एडवांस में दे दिया था, जब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? 8 महीने पहले तक तो ऐसे ही हर महीने के महीने ट्रांसफ़र करती थी। फिर 8 महीने पहले पूरे 1 साल का किराया एडवांस में दे दिया? जी। कैश में? हाँ। जो औरत हर पेमेंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करना पसंद करती थी, वो अचानक से कैश देने लगी, क्यों? महिमा जी के पास थे, उन्होंने दिए तो मैंने ले लिए। मैं भला उनसे क्यों पूछता है? पर हम पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी, हम पूछ रहे हैं। 1 साल का किराया मतलब 54,000 रुपए। आप सोच कर बताइए, महिमा बिस्ती ने आपको इतना ही कैश दिया या इससे ज्यादा? थोड़ा ज़्यादा, मतलब लोन दिया था महिमा जी ने मुझे। मतलब महिमा ने सामने से लोन ऑफर किया? हाँ, और महिमा ने मुझे ये भी बताया था कि उसने अपने मकान मालिक लक्ष्मण जी को भी लोन दिया है। वो जो लक्ष्मण जी है ना, उन्हें 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, मैंने तुरंत दे दिए। तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भी दे सकती हूँ। लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो बैंक से ही लोन हो गया था। महिमा लोन देने का भी काम करती थी? आपने कभी पूछा नहीं कि इतने पैसों का इंतजाम वो कहाँ से करती है? अब मैडम, जिस गांव जाना नहीं है उसका पता क्यों पूछती मैं? दरअसल मैंने एक फ्लैट बुक किया था जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। महिमा जी सोच रहा था कि बैंक से 4 लाख रुपए का लोन ले लूँ, लेकिन अगर आप 1 साल का किराया एडवांस में देती हैं और कुछ यहाँ वहाँ से जुटा लूँ तो सिर्फ 2.5 लाख का लोन लेना पड़ेगा। आप बैंक से 2.5 लाख का लोन लेने की सोच रहे हैं? हाँ, मतलब अगर आप 1 साल का किराया एडवांस में दे सकती हैं तो। हाँ, तो मैं आपको 1 साल का किराया और 2.5 लाख का लोन दोनों दे सकती हूँ। क्या? हाँ,
और ब्याज भी बैंक से कम लोगे। सालाना सिर्फ 6% ब्याज ले रही थी महिमा जी मुझसे, जो मैं उन्हें महीने के महीने दे देता था। कैश या ऑनलाइन ट्रांसफर? ऑनलाइन ट्रांसफ़र तो मुझे नहीं आता। हाँ, ये जीएसटी के बाद थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, पर महिमा जी भी ब्याज कैश में ही चाहती थी। तो लोन देने के लिए इतना कैश आता कहाँ से था महिमा बेस्ती के पास? वो तो मुझे नहीं मालूम। पर यह मालूम था कि सारा पैसा कैश में लिया है, तो उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। क्योंकि महिमा मर चुकी है तो अब पैसा लौटाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है लक्ष्मण सिंह? उसकी फैमिली को पता नहीं कि महिमा क्या करती थी, कैसे करती थी, तो सोचा महिमा को मार देते हैं। उसके बाद ब्याज तो दूर, लाखों का लोन भी माफ हो जाएगा। लाखों क्या, करोड़ों का भी फायदा होता ना तो मैं किसी को नहीं मारता। एक सीधा सा बिजनेसमैन हूँ। यहीं जोधपुर में घंटाघर के पास दुकान है मेरी। पैसों के लिए मैं किसी का खून कर दूं, ऐसा आदमी नहीं हूँ। तो फिर ऐसा आदमी और कौन हो सकता है लक्ष्मण? साहब मैं क्या जानूं। महिमा जी मेरी किराएदार थी, इससे आगे मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। तो फिर किसका वास्ता था, किसका रिश्ता था लक्ष्मण सिंह? अरे नाम वाम छोड़िए, काम बोलिए जी। काम फोन आपने किया है, बोलो क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए? तू चाहिए। अब चाहे तू गाड़ी में आ, चल के आ, दौड़ के आ या उड़ के आ, लेकिन अभी आ जा। एकता नगर पुलिस थाना। किस सिलसिले में साहब? अधूरा सिलसिला है। नाम है महिमा बिस्ती मर्डर केस। जानता है ना तू महिमा बिस्ती को? हाँ साहब जानता हूँ, वो PWD वाली मैडम ना, बड़ा अखबार में मैंने। अब नाम बोलेगा? मैं निकुंज राणा। और मैं सब इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार। चल अब जल्दी आ जा। लेकिन मैंने तो सब इंस्पेक्टर कुमार को महिमा की सैलरी की सारी डिटेल्स दे दी थी। अर्जुन जी, सैलरी, बोनस सब मिलाकर साल का ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए कमाती थी महिमा। तो अपने मकान मालिक लक्ष्मण को 2.5 लाख लोन कैसे दी, वो भी कैश? और मर्डर के बाद उसके घर से 50,000 और कैश मिले। महिमा की सैलरी का सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में वैसे की वैसा ही, सिर्फ बिल्स ऑनलाइन पे हुए। तो इतना कैश आता कहाँ से था? क्या वो घूस लेती थी? नहीं, नामुमकिन है ये तो। इतना भरोसा नहीं, मतलब एक तो ट्रैक रिकॉर्ड, महिमा के बारे में कभी कोई ऐसी बात अफवाह के तौर पे भी नहीं उड़ी थी। और दूसरी बात ये कि महिमा जिस पोजीशन में थी तो संभावना ही नहीं उठती थी कि कोई आदमी उसे किसी ऐसे काम के लिए कोई घूस ऑफर करे। तो फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद भी नए नोटों में इतना सारा पैसा, वो भी कैश में, महिमा जी कहाँ से लोन दे रही थी? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। लोन? हाँ, लोन, कैश। हाँ, याद आया। महिमा जी ने लोन तो दिया था। आपको भी लोन दिया था मोहन जी? मुझे नहीं, प्रकाश गाड़ी ले रहा था। जी मैडम, महिमा जी ने मुझे लोन दिया था। कितना? 1.5 लाख रुपए। कब लिया था लोन? 4 महीने पहले। हमारी और महिमा जी की बात हो रही थी कैंटीन में, तब मैंने उनको बताया था कि मैं कार लेने वाला हूँ लोन पर। अरे सेकेंड हैंड गाड़ी है तो क्या हुआ, तुम्हारी तो पहली गाड़ी है ना प्रकाश, मुबारक हो। अभी एकदम फाइनल नहीं है महिमा जी, लोन पास होना बाकी है। लोन कहाँ से ले रहे हो लोन? वो घंटाघर के पास एक फाइनेंस कंपनी है, 1.5 लाख रुपए का लोन दे रही है, 12% के बैच पे। 12? जी। अच्छा, अगर तुम्हें 12 की बजाय 10% पे लोन मिल जाए तो? कैसे महिमा जी? मुझसे? प्रकाश 1.5 लाख तुम्हें, 2.5 लाख अपने मकान मालिक लक्ष्मण सिंह को। महिमा कोई खानदानी रईस भी नहीं थी। उसके पिता और भाई गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। महिमा उन्हें भी पैसों की मदद करती थी। लगता है एक पूरा पैरेलल बैंकिंग चल रहा था इस महिमा का। मोहन सिंह जी, आपने कितने लाख का लोन लिया था इस महिमा से? मैंने कोई लोन नहीं लिया मैडम जी। इसने प्रकाश ने लोन लिया था और बताया था मुझे। मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि महिमा जी ने दूसरों को भी लोन दिया, पर आखिरकार इसमें गलत क्या है? आखिर वो सबकी मदद ही तो कर रही थी ना। प्रकाश, ये मदद करने के लिए महिमा के पास पैसे कहाँ से आते थे? और कार लेने के बाद तुमने उसकी कितनी मदद की? कितनी बार घर ड्रॉप किया तुमने उसे अपनी कार में? घर ड्रॉप का क्या मतलब साहब? निकुंज राणा, 1 महीने पहले तक तेरी महिमा बिस्ती से 1 हफ्ते में कम से कम 2-3 बार बातचीत होती थी। तू टैक्सी ड्राइवर है, कार ड्रॉप का मतलब होता है सवारी, या तू किसी और ही कहानी पर सवार है? मालिक, PWD वालों को जब भी गाड़ी की जरूरत होती है मेरी गाड़ी बुलाते हैं। इसी चक्कर में एक बारी महिमा जी को ऑफिस से घर छोड़ना हुआ रात को। उसके बाद फिर उनको जब भी जरूरत होती मुझे को बुलाती ही थी। PWD के क्लर्क लोगों का ऑफिशियल काम से कहीं भी बाहर आना जाना नहीं होता। और महिमा बिस्ती ओसियां अपने बाप के घर पिछले 6 महीने से नहीं गई थी। मेरा मतलब उनको अपने किसी प्राइवेट काम से कहीं जाना होता तो बुलाती थी। कैसा प्राइवेट काम? मतलब रात को होटल में कभी डिनर विनर करने जाना हो। किसके साथ? मुझे क्या पता साहब, मेरा काम था ले जाना और छोड़ना, बस। ये डिनर कहीं तेरे साथ तो नहीं होता था ना? क्या बोल रहे हो साहब? कहाँ वो मैडम, कहाँ मैं ड्राइवर? डिनर के अलावा और कहाँ जाना होता? कभी मेहरानगढ़, कभी शास्त्री सर्कल, तो कभी घंटाघर। अकेली घूमती थी महिमा? अब घूमने जाती हैं या काम से जाती
ये सब तो हमें नहीं पता होता था साहब। हाँ, ये है कि जोधपुर सिटी के अंदर ही अंदर जाना आना होता था। जान पहचान हुई थी तेरी, कभी तो पूछा होगा तूने कि कहाँ जाती हो, किस काम से जाती हो, वगैरह वगैरह। ये मैं कैसे पूछता साहब, मेरा काम था गाड़ी चलाना, किराया लेना। क्या लोन भी लिया था तूने महिमा से? मैंने महिमा जी से तो क्या, मैंने आज तक अपने बाप से कभी लोन नहीं लिया है। मेरी गाड़ी भी किराए की है, घर भी किराए का है साहब। घनश्याम, ये निकुंज कुछ डरा हुआ लगा क्या? किसी भी सवाल पर थोड़ा सा भी बेचैन हुआ हो? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अजीब है, ये महिमा इस निकुंज के साथ बार बार उसकी टैक्सी में यहाँ वहाँ क्यों घूमेगी? अकेले डिनर पे क्यों जाएगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि निकुंज झूठ बोल रहा है। हो सकता है सर। अब कहते हैं तो अपने खबरी को निकुंज के पीछे लगा देता हूँ। लगा दो। ये निकुंज महिमा के फोन रिकॉर्ड से मिली एक संदेहजनक कड़ी है। और एक काम करो, इस निकुंज के फोन की लोकेशन रिपोर्ट भी निकलवाओ। ओके सर। वैसे 30 नवंबर की रात को इस महिमा और निकुंज के बीच कोई बातचीत तो नहीं हुई थी? क्या महिमा बिश्ती वाकई में इतनी रहस्यमयी औरत थी? ढेर सारे पैसे का लेन देन था उसका, पर किसी को यह नहीं मालूम कि इतना सारा पैसा उसके पास आता कहां से था। सर, इतने सारे लोगों में कह पाना मुश्किल है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन छुपा रहा है। सर, मकान मालिक लक्ष्मण सिंह और ऑफिस कलीग प्रकाश वाजपेयी, ये दो देनदार तो हमारे सामने हैं। हो सकता है कि इनसे भी कई ज्यादा बड़े देनदार हों जो महिमा को लोन वापस ना करना चाहते। मुमकिन। रहस्य नंबर 1, महिमा के पास इतना सारा पैसा आता कहां से था? महिमा ऐसा क्या करती थी? रहस्य नंबर 2, महिमा सेक्सुअली एक्टिव थी, तो उसका प्रेमी कौन था? सर, मकान मालिक लक्ष्मण सिंह। उसके पीछे एक आदमी लगाए तो है, बट अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है जो उसे इस केस के साथ कनेक्ट करे। और रही बात महिमा बिस्ती की पर्सनल लाइफ की, तो उसके प्रेमी के बारे में लीड मिलना थोड़ा मुश्किल है। कैब ड्राइवर निकुंज राणा? कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है सर। समझ में नहीं आ रहा है कि महिमा बिस्ती अकेली टैक्सी में किसके पास जाती होगी। पूरे चांसेस हैं कि ऑफिस का कोई इन्वॉल्व था महिमा के साथ, पर कौन? महिमा के पास कहीं से ढेर सारा पैसा आ रहा है, पर कहां से? 30 नवंबर की रात को कोई महिमा से मिलने उसके घर आया। जाहिर सी बात है सर, महिमा उसे जानती थी, शायद बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने के कहीं कोई निशान नहीं मिले सर। महिमा ने उस आदमी को घर के अंदर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उस रात ना असॉल्ट हुआ और ना ही कोई सेक्सुअल एक्टिविटी। बस उस शख्स ने मजबूती से महिमा का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। और ये सब हुआ रात 10 और 12 के बीच। शायद मकसद कत्ल का ही था सर। पहले महिमा का कत्ल किया गया, उसके बाद घर के लॉकर, अलमारी सब खोले गए ताकि लगे कि चोरी के लिए मर्डर किया गया, पर दरअसल चुराया कुछ भी नहीं गया। सर, अगर हमें गुमराह करने के लिए हमारी आंखों में चोरी की धूल झोंकी जा रही है, तो कातिल कुछ तो चुराता, कुछ तो। राइट, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। शायद हत्यारा कुछ और ही ढूंढ रहा हो। मतलब कुछ ऐसा जिससे शायद महिमा उसे ब्लैकमेल कर रही हो? क्या हो सकता है ऐसा? सही है, पेन ड्राइव ज्वेलरी बॉक्स में कान की बाली के नीचे छुपाया गया था। इस आदमी को शायद मालूम नहीं था कि महिमा उनके प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड कर रही है। सर, एक और वीडियो है ये ही पेन ड्राइव मिला? सर, श्योर होने के लिए हमने घर का कोना कोना छान मारा। शायद हमारी ये थ्योरी सही थी सर, कि कोई कुछ तो ढूंढने आया था जो नहीं मिला। वो शायद ये था पेन ड्राइव। सर, महिमा शायद इन वीडियोस के जरिए इन दोनों आदमियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होगी। और हो सकता है सर, इन वीडियोस में जो दो आदमी दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ही कोई कातिल हो। ये तब हो सकता है जब सिर्फ ये दो लोग ही ब्लैकमेल हो रहे हैं। क्या पता और लोग भी हो जिनकी सेक्स टेप बनी है। सर, शुरुआत इन दोनों आदमियों से करते हैं। इन दोनों के चेहरे भी नजर आ रहे हैं। पहले पता तो चले कि आखिर बनाने का माजरा क्या है। कोई प्राइवेट सनक
या क्रिमिनल मकसद, ये इन दोनों से पता चलेगा। नमस्कार परमार साहब। नमस्ते घनश्याम, क्या हालचाल? बस परमार साहब लगे हैं महिमा बिस्ती केस में। मिला कोई? 2 बंदे तो भरे हैं इस केस में, अब देखते हैं कब हाथ लगते हैं। हेलो जी, जी हाँ, अविनाश पुनिया बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, मैं ही उस होटल का ओनर हूँ। ठीक है। मैं हेलो जी हाँ, मैं जयराम बाफना बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, मैं बैंक में सर्विस करता हूँ। जी 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 हाँ। जी हाँ, ये मैं ही हूँ। आपके बारे में पता लगाने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा जयराम बाफना। जानता था, बिल्कुल जानता था। बल्कि महिमा की मौत के बारे में मैंने पेपर में भी पढ़ा था। मौत नहीं, मर्डर। कहाँ मिले थे महिमा से? अपने होटल के रेस्टोरेंट में मिला था मैं पहली बार महिमा से। महिमा बिस्ती का हमारे बैंक में अकाउंट था सर, इसलिए जानता था उसे। ये भी जानते थे ना कि महिमा का मर्डर हो चुका है 5 दिन पहले? जी, पढ़ा था। ये जो तस्वीर है जिससे हमने आपको ट्रेस किया, ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग से ली। वो वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आपकी और महिमा बिस्ती की प्राइवेट मुलाकात कैद है। सर, मैं समझ गया। इतना तो हम भी समझ गए जयराम बाफना कि आप काफी करीब थे महिमा के। करीब मतलब? हाँ, एक तरह से था। देखिए सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। उस टेप में हमने जो देखा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं था, पर उसके अलावा और कुछ नहीं था सर। कोई इमोशनल बंधन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। महिमा अट्रैक्टिव थी, उसने मुझे सिग्नल दिए। वो चाहती थी कि हम आगे बढ़ें और मैं भी। हम दोनों की इच्छा से हम साथ में वक्त बिताते थे। और दोनों की इच्छा से साथ में बिताए गए उस वक्त की रिकॉर्डिंग भी होती थी। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, बच्चे हैं मेरे। मैं भला ऐसा वीडियो बनाने का खतरा मोल क्यों लूंगा? मतलब खतरा था महिमा से? मेरे और महिमा के बीच में जो भी जिस्मानी ताल्लुकात थे वो हमारी मर्जी से थे, लेकिन उसने ये वीडियो कब बनाया, कैसे बनाया, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं। और उसके बाद ही तो ये सारा कुछ शुरू हुआ। क्या? ब्लैकमेल सर, और क्या। महिमा पैसे मांगती थी मुझसे सर, हजारों में नहीं, लाखों में। मुझे झटका उस वक्त लगा जब उसकी असलियत सामने आई। महिमा, ये सरासर नाइंसाफी है महिमा। मैंने कब कहा मैं इंसाफ की पुजारन हूँ? महिमा, ऐसा वीडियो बनाना सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक है। कहीं ये वीडियो ऑनलाइन चला गया, वायरल हो गया तो हम दोनों को बराबर का नुकसान हो जाएगा। मैं अपना देख लूंगी, तुम अपनी फिक्र करो। वैसे तुम्हारा नुकसान कम हो सकता है, गायब भी हो सकता है, और वो भी सस्ते में। सस्ते में? महिमा, महिमा ये क्या है? मजाक कर रही हो ना? 3 लाख कॉस्ट है, गलती गलती रहेगी, गले का फंदा नहीं बनेगी। 3 लाख क्या महिमा? 3? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अविनाश, इसे ब्लैकमेल मत कहो। तुम सोचो तुम मुझे कोई गिफ्ट दे रहे हो, और वैसे भी 3 लाख रुपए तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे हाथों कम है ना? तो कहो कब दे रहे हो मुझे मेरा गिफ्ट? पहले 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर और 1। उसके बाद तो मैं जैसे उसके लिए पैसों का नल बन गया था मैं सर। महिमा जब चाहे खोलती और पैसे गटक जाते। सारा कैश? और नहीं तो क्या सर, ब्लैकमेल, ब्लैक मनी। अब तक 5.5-6 लाख तो जा चुके हैं मेरे। कुछ और भी लोग हैं जिन्हें महिमा ब्लैकमेल करती थी। अब ये बात वो मुझे क्यों बता दी, लेकिन जरूर होंगे। कसाई को एक ही बकरा थोड़े पालता है। और अपना गला बचाने के लिए तुम खुद कसाई बन गए और दबा दिया गला महिमा का। ब्लैकमेलिंग से छुटकारा पाने का यही तरीका था तुम्हारा? अगर उसे मारना ही होता तो जब पहले उसने 2 लाख की मांग की थी तभी मार डालता ना सर। जब महिमा के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ था तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई सौदा शुरू हो रहा है। मैं उसे किसी कॉलगर्ल की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा था सर। मुझे लगा एक अकेली औरत है, उसकी अपनी ज़रूरतें होंगी बस। पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है जयराम।
मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है सर। एक तो बैंक में काम करता हूँ, ऊपर से खुद को कंगाल होते देखा है मैंने, फिर भी मैंने महिमा को नहीं मारा है सर। जी नहीं, मैं किसी कैब ड्राइवर निकुंज को नहीं जानता। मैं महिमा के घर खुद जाता था पैसे लेकर और उसके हाथ में देता था कैश। रहस्य नंबर 1 तो क्लियर हो गया कि महिमा अपना लोन बिजनेस कैसे चला रही थी। अविनाश पुनिया और जयराम बाफना, ये लोग खुद से तो सामने आए नहीं शिकायत लेकर, सब कुछ जानकर भी चुपचाप बैठे थे। हमने ढूंढ निकाला। हो सकता है और भी लोग हों जिनके वीडियोस बने हों। अविनाश और जयराम के पीछे आदमी लगाता हूँ, हालांकि मुझे भी लगता है कि कोई तीसरा भी होगा जिसका वीडियो बना होगा और शायद उसी के लिए महिमा के घर को खंगाला गया। जो आदमी अपना वीडियो खोज रहा होगा उसे अपना वीडियो मिला होगा सर, लेकिन उसने इस वीडियो को पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब सर उस आदमी ने वो सारे वीडियोस वहां बैठकर देखे भी होंगे। लगता है मैं और गहराई में जाना होगा, पता करना होगा कि महिमा और कितने लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी और कब से। कोई तो होगा जो महिमा की इन करतूतों से वाकिफ हो। और ताज्जुब की बात तो ये है कि महिमा ने इतने लोगों को लोन दे रखा था, लेकिन उनमें से आज तक कभी भी किसी ने भी महिमा से ये सवाल तक नहीं किया कि वो इतने पैसों का इंतजाम करती कहां से, वो भी कैश। सर गणेश खबरी का फोन आया था, उसे कैब ड्राइवर निकुंज राणा के पीछे लगाया था। निकुंज झूठ बोल रहा है ना? लगता तो ऐसे ही है सर। इस निकुंज के लिए महिमा सिर्फ एक पैसेंजर नहीं थी, गणेश ने बाकी के भी कैब ड्राइवर से बात की। सबका यही कहना है कि कुछ समय पहले वो ऐसे पी पाकर डींगे हाँक रहा था कि उसका किसी लेडी पैसेंजर के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा काम था गाड़ी चलाना, किराया लेना, यही डायलॉग मारा था ना तूने। तो तेरे इस काम के बीच में काम अग्नि कहां से भड़क उठी निकुंज राणा? और ब्लैकमेल? ब्लैकमेल कोई काम नहीं, गुनाह है। देखिए मैं मानता हूँ मेरा और महिमा मैडम का सिर्फ ड्राइवर और सवारी का रिश्ता नहीं था, लेकिन साहब ये ब्लैकमेल इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ब्लैकमेल पर बाद में आते हैं, तू पहले अपनी लव स्टोरी सुना। साहब लव स्टोरी तो कोई थी नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, काम अग्नि थी दोनों तरफ, भड़कती तब मिलते हैं। एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच तीनों महिमा मैडम के हाथ में ही रहते साहब। जब उनका मूड करता वो बुला लेती। महिमा ने तेरे साथ भी वीडियो बनाया था क्या? ब्लैकमेल कर रही थी? मुझे ब्लैकमेल करके उनको क्या मिलता साहब? पैसे तो मेरे बटुए में उतने ही हैं जितने हैं, मजे तो मैं वैसे ही दे रहा था। वीडियो लीक होता तो बदनामी उनकी होती, मेरी नहीं। तू अब भी सच नहीं बोल रहा है। तू 30 नवंबर की रात को महिमा के घर गया था। अब तो ये बोल कि महिमा को तूने अपने किसी मकसद के लिए मार डाला या फिर किसी और के लिए? साहब नहीं साहब, मैं उस रात अपने घर ही पे था साहब। उस रात मैडम ने मुझे फोन करके नहीं बुलाया था साहब। तो फिर कौन गया था बोलना? ये गया था या ये गया था या ये दोनों गए थे? अबे तू इतनी बार महिमा के घर गया है, इनको तो पहचानता ही होगा ना? साहब मैं इनको नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूँ साहब। मैंने एक बार झूठ बोला था कि मैं मैडम को यहाँ वहाँ ड्रॉप करता था, जबकि वो मुझे फोन करके घर बुलाती थी। बस एक बार कोई हमसे झूठ बोले ना, बस उसके बाद हम उसके हर सच को भी झूठ की तराजू पर तोलते हैं। आखिरी मौका है तेरे पास, अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बोला तो चार्जशीट तेरे नाम की बनेगी और तेरे नाम पर ही बनेगी। साहब मैं बेगुनाह हूं साहब। मैंने महिमा जी को नहीं मारा है साहब। सर निकुंज राणा के फोन की लोकेशन 30 नवंबर की रात उसके घर की शो कर रही है, रोहिंगढ़ बस्ती। शातिर है, अपना फोन घर पर छोड़ा होगा, दूसरा और कोई फोन होगा। निधि मुझे पक्का लगता है या तो इस निकुंज ड्राइवर ने महिमा बिस्ती को मारा होगा या फिर ये निकुंज जैसा कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। नमस्ते परमार जी। सर आपसे एक बात करनी थी महिमा बिस्ती मर्डर केस के बारे में। बोलो घनश्याम। कैलाश नगर पुलिस स्टेशन का एक रिटायर्ड कांस्टेबल है राजेश परमार। 2 साल पहले उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी सर। अभी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। कुछ बात करनी है उसके बारे में? सर ये जो महिमा बिस्ती का मर्डर केस है, मुझे लगता है राजेश परमार शायद उससे जुड़ा है। निकुंज राणा के फोन रिकॉर्ड में राजेश परमार का नंबर बार बार फीचर होता है। पक्का दोनों में जान पहचान। सर पहले मुझे अजीब नहीं लगा, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के दूसरे दिन से ही राजेश परमार मुझे लगातार फ़ोन करता रहा केस के बारे में जानने के लिए। और घनश्याम
क्या हाल है? बढ़िया सर जी। आप कैसे हैं? कैसे याद किया? बस भाई अखबार में पढ़ रहा था वो महिमा बिस्टी मर्डर केस के बारे में। तुम्हारे थाने में ही होगा ना केस? जी परमार साहब, अभी तो तहकीकात शुरू हुई है पर कोई लीड हाथ नहीं लगी है। सर तब मुझे अजीब नहीं लगा क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। लगा शायद ऐसी बातों बातों में पूछ लिया होगा। फिर जब मैंने गणेश खबरी को निकुंज के पीछे लगाया, उसने बताया कि राजेश परमार निकुंज से काफ़ी मिलता रहा है। और फिर हमने जब निकुंज को पूछताछ के लिए उठाया, उसके साथ साथ राजेश परमार के भी मुझे लगातार फ़ोन पे फ़ोन आते रहे। सर तब मैं सोचने लगा कि राजेश परमार महिमा मर्डर केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। सर ये निकुंज ज़रूर सब जानता है। शायद महिमा का ब्लैकमेल हो रहा विक्टिम निकुंज को जानता होगा और उसने महिमा की सुपारी निकुंज को दे दी होगी। फिर निकुंज ने राजेश परमार को अपने साथ मिला लिया होगा। पुलिस कांस्टेबल था राजेश, इसलिए फॉरेंसिक को क्राइम सीन से कातिल का एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला सर। राजेश परमार को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी रडार में। पहले इस निकुंज राणा को तोड़ते हैं। निकुंज, लॉकर, कबर्ड, महिमा के घर की हर चीज से उंगलियों के निशान मिटा दिए गए थे। और ये कैसे हुआ हमें पता है। उन मिटे हुए निशानों ने कातिल पर उंगली उठा दी है। हीरो, कातिल हमें मिल गया है। कत्ल का पूरा चिट्ठा हमारे सामने खुल गया है। 30 नवंबर की रात को तू महिमा के घर गया था। तुझे वहां पूरी ट्रेनिंग के साथ भेजा गया था। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे चोरी हुई है, और चोरी हुई भी, लेकिन पैसों और गहनों की नहीं। सिर्फ 150 रुपए के एक पेन ड्राइव की, जिसमें टेप थी, जो महिमा ने बनाई थी किसी को झांसे में फंसाने की। और तुझे भी झांसे में फंसाया गया कत्ल करवाने के लिए। तूने सब जगह से उंगलियों के निशान मिटाए, बस एक गलती करके। एक जगह से हमें तेरी उंगलियों के निशान मिले, ये तुझे पता भी नहीं। ये क्राइम सीन से मिले तेरी उंगलियों के निशान है। चल हाथ दे, हाथ दे। नहीं सर, हाथ दे। नहीं सर, नहीं। हाथ दे बोला ना। नहीं सर, हाथ दे। साहब मेरी उंगलियों के निशान वहां हो ही नहीं सकते साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा है महिमा जी को साहब। तूने, सिर्फ तूने मारा है महिमा को, और अब तू मरेगा फांसी के फंदे पर लटक कर। नहीं साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया साहब। सबूत है हमारे पास। सब कत्ल का इरादा कभी था ही नहीं। महिमा जी नाराज हो गई, लेकिन उन्हें मारने का इरादा मेरा कभी नहीं था साहब। नाराज हो गई? हाँ साहब। क्यों नाराज हो गई? मैंने उनको कत्ल नहीं किया है साहब। मैंने नहीं मारा किसी को साहब। अगर तूने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है? अब उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, बस मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा। किसने बोला था? राजेश परमार ने? हाँ साहब, वो परमार साहब मैडम जी पे बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गया? साहब वो मैं परमार साहब को मैडम जी के घर लेके गया था। मैं परमार साहब को तब से जानता हूँ जब से वो कांस्टेबल थे। मैंने बताया उन्हें कि मैं कितने मज़े ले रहा हूँ, तो उन्होंने बोला उन्हें भी महिमा जी से मिलना है, देखना है। रिटायर्ड कांस्टेबल सिक्योरिटी गार्ड राजेश परमार क्यों मिलना चाहता था महिमा बिस्ती से? किसकी तरफ से मिलना चाहता था? किसी की तरफ से नहीं। तो फिर उसे मिलना क्यों था महिमा से? उसी के लिए जिसके लिए मैं मिलता था महिमा जी से। निकुंज, कौन है ये? दोस्त है। तो इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसको भी क्या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है? क्यों इतना फड़फड़ा रही हो मैडम? इसको यहाँ से लेकर जाओ। समझ के रखा है तुमने मुझे? मैडम समझ वमझ तक क्यों जाना? जैसे निकुंज के साथ मजे करती हो वैसे हमारे साथ भी कर लो। चाहिए तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत बनता है दे देंगे। इस घटिया आदमी को अभी के अभी मेरे घर से बाहर लेकर जाओ, और आज के बाद अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर हम सभी घटिया हैं। क्यों शराफत का नकाब ओढ़ के रखा है? उतार दो और हमें आजमा कर देखो। तजुर्बेकार घोड़ा लंबा दौड़ता है। हाथ उठाते, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? इस गटर के कीड़े को मेरे घर से बाहर लेकर जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊं। अभी क्या कर दिया आपने? सांस नहीं चल रही है। हे भगवान, आप क्या करेंगे? एक तरफ महिमा जी की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ परमार साहब शुरू हो गए। एक एक चीज खोलना बोलना, उसके बाद सारी चीजें साफ करना, पोंछना, अलमारी, लॉकर, सब। हम जब निकले वहां से परमार साहब बोले कुछ नहीं होगा, हम पर कभी नहीं आएगा। तूने जो जो बोला है वो सब दोबारा बोलना होगा अपने स्टेटमेंट और अपने दस्तखत करने होंगे। जो बोलोगे करूंगा साहब,
लेकिन मैंने महिमा जी को नहीं मारा साहब, वो परमार ने मारा है, उसने मारा है साहब। राजेश परमार। जय मैडम। चलो तुम्हारा खेल खत्म। निकुंज ने सब उगल दिया है। क्या उगल दिया निकुंज ने? वही जो तुमने उसे समझाया था, मुंह मत खोलना, कुछ बोलना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कैसी बात कर रहा घनश्याम? जानता ना मैं कौन हूँ? तालाब की गंदी मछली को जानने का हमें कोई शौक नहीं। चलो। महिमा बिश्ती को जानने वाला हर कोई उसके कत्ल से दंग रह गया है और कत्ल के मकसद को जानकर होश उड़ गए हैं सबके। महिमा जो कर रही थी और जिस अंजाम से वो मिली, ये जानने के बाद महिमा के परिवार को भी गहरा आघात पहुंचा। कुछ लोगों को राहत भी मिली जो अपनी ही कमजोरी का शिकार बने थे। हमें कभी पता नहीं चला कि क्या महिमा की ब्लैकमेल लिस्ट में और भी लोग थे, क्या और भी पेन ड्राइव छुपाई गई थी कहीं। हम किसी के प्यार और जिस्मानी रिश्तों के फैसलों पर कोई आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ये फैसले ब्लैकमेल जैसे जुर्म को जन्म देते हैं तो ये बात केवल निजी नैतिकता तक सीमित नहीं रहती। वो जुर्म जुर्म है। दो बालिकों के बीच पूरी सहमति से बिताए गए करीबी पल केवल उन्हीं के होते हैं। उन्हें चुपके से रिकॉर्ड कर किसी को बदनामी की धमकी देना, उस पल को हथियार बनाकर पैसे ऐंठना या कुछ और करवाना, ये एक संगीन जुर्म है। फिर चाहे वो कोई मर्द करे या औरत, वो जुर्म जुर्म है। अपनी तन्हाई, अपनी लैंगिक इच्छाएं तृप्त करने के लिए महिमा ने जो भी किया, ये उसका निजी मामला था। फिर चाहे कैब ड्राइवर निकुंज राणा के साथ उसका रिश्ता हो या फिर किसी और के साथ, किसी के निजी फैसलों को देखकर उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बिल्कुल गलत है। अपनी मानसिकता से उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और के चरित्र को हल्के में लेना, उसकी रजामंदी की परवाह ना करना किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकता, जैसा कि इस केस में राजेश परमार ने किया। हम कल यानी रविवार को फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।